हाँ जी, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं और डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हुआ था जो, तो सबसे पहले 40 नंबर का पेपर है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि जो होता है इसको आप बडिंग कहते हैं। और बडिंग से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का आंसर दिया। तो इसमें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ यीस्ट का, और यीस्ट में बडिंग दिखा रही, तो आंसर जाएगा यीस्ट एक फंगस होती है, और इस एक कोशिकीय फंगस होती है। एक बढ़िया बात है कि जितनी भी फंगस होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय फंगस होती है, और इसके अंदर मुकुलन या बडिंग पाई जाती है। तो इसका आंसर यीस्ट चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, परिपक्व भ्रूणकोश में निभागीय सिरे पर पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो, गड़बड़ इस तरह से है कि परिपक्व भ्रूणकोश के निभागीय सिरे पर कौन सी कोशिका पाई जाती है। एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि चेलेजल एंड पर एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन सी सेल्स होती है। तो चेलेजल एंड पर जो होती है वो एंटीपोडल सेल्स होती है। 3 सेल्स होती है जिनको आप एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और एंटीपोडल सेल्स की हिंदी अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रतिव्यासांत कोशिका है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसको ऑप्शन दे रखा है सहायक कोशिका, अंड कोशिका, द्वितीय केंद्रक, युग्मनज। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होना चाहिए। राइट आंसर तो कौन सा जाएगा इसमें? राइट आंसर जाएगा चेलेजल एंड पे कौन सी होती है, आपकी एंटीपोडल सेल्स, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें शायद एक ऑप्शन कट करके आपको एंटीपोडल सेल्स लिखना पड़ेगा। या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछे कि इसके अपोजिट सिरे पर क्या होगी, चेलेजल एंड के अपोजिट सिरे पर, तो भी उस केस में 3 सेल्स एक साथ होती है, अंड कोशिका और उसके पास में 2 सहायक कोशिका, यानी कि 1 सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स होती है। वो उस टाइम पे भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे अपन मोर करेक्ट में अंड कोशिका को चुन सकते हैं अगर ये अपोजिट सिरे पर पूछ ले तो। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, जैसा कि बताया जा रहा है ना, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, माता, तीसरा क्वेश्चन, माता के प्रथम दूध में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी। तो देखो, बहुत सारी एंटीबॉडी ऑप्शन में दे रखी है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजी, बहुत सारी दे रखी है। तो आप याद रखिए, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो पहली बार जो दूध पिलाती है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, या प्रथम स्तन या खीस कहा जाता है, हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ। और यहाँ पर इस दूध के अंदर जो होता है आईजीए एंटीबॉडी वो ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा एक एंटीबॉडी जो होती है ये माता के प्लेसेंटा से भी बच्चे में जाती है। जो प्लेसेंटा से बच्चे में जाती है वो होती है आईजीजी, सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी आईजीजी, जो प्लेसेंटा से भ्रूण के अंदर जाती है। और दूसरी एंटीबॉडी जो दूध से यानी कि मिल्क से, मदर से बच्चे के अंदर जाती है, वो होती है आईजीए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो इसका आंसर लग जाएगा आईजीए। ठीक है। प्रारंभिक निम्न में से कौन सा प्रारंभिक कोडोन है? एयूजी, जीयूजी, यूयूजी, यूजीए। तो प्रारंभिक कोडोन पूछा गया। प्रारंभिक कोडोन मतलब जहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है उसकी प्रोसेस शुरू होती है। तो इनिशियल करने के लिए यहाँ पे एयूजी जो होगा ये प्रारंभिक कोडोन हो जाएगा, और ये मेथ्योनिन की कोडिंग करता है। सभी प्रोकैरियोट के अंदर ये मेथ्योनिन की कोडिंग करता है, सॉरी यूकैरियोट के अंदर मेथ्योनिन की कोडिंग करता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट को देखा है तो प्रोकैरियोट के अंदर जो एयूजी होता है वो एन फॉर्माइल मेथ्योनिन की कोडिंग करता है। लेकिन इतना एनसीईआरटी में दिया, आपका आंसर सीधा एयूजी चला जाएगा। आंसर चला जाएगा एयूजी। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु के नाम, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, लेकिन राइट आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, सॉरी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, तो जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है वो होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टस। इसमें क्या दिया है? हाँ, लैक्टोबैसिलस नाम दिया है, आगे पूरा दिया है, ये आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। हाँ, एमसीक्यू में अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा की पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव कैसे होते हैं? सीधे, उल्टे, उल्टे और सीधे दोनों, कोई नहीं। तो आंसर चला जाएगा सीधा। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधे ही होंगे। इसका रीजन ये है कि ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से, एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पर जाती है तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी जो होती है वो ऊष्मा के रूप में दूसरे रूप में निकल जाती है। इसे ऊर्जा दक्षांश का नियम कहते हैं। तो आप देखिए, पहले ट्रॉपिक लेवल पे अगर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा, तो अगले ट्रॉपिक लेवल पे 10 ही पहुंचेगी, और अगले ट्रॉपिक लेवल पे 1 पहुंचेगी, अगले ट्रॉपिक लेवल पे 0.1। तो इसका ग्राफ जो बनाएंगे बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा, और हमेशा ये नियम लागू होता है, तो हमेशा इसका ग्राफ सीधा होगा। आंसर अ राइट जाएगा। बगुला तथा चारण पक्षी निम्न में से किसका उदाहरण है? सहभोजिता, परजीविता, सहोपकारिता, स्पर्धा। तो देखो, बगुला जो होता है वो कहीं पर भी खेतों में जहाँ पर पशु चढ़ रहे होते हैं वहाँ पर उसके आसपास में बगुला पाया जाता है। जब पशु चढ़ते हैं तो उन पेड़ पौधों पत्तियों को हिलाते हैं, तो वहाँ से जो कीट वगैरह छुपे होते हैं तो कीट बाहर निकलते हैं, उन कीटों को बगुला खा जाता है। तो बगुले का पेट भर जाता है क्योंकि उसको तो वहाँ से कीट मिल गए, तो बगुले का फायदा यानी प्लस है। लेकिन यहाँ पर पशु को किसी भी तरह से न तो फायदा न नुकसान, पशु के लिए 0 +0 +0 का जो रिश्ता होता है इसको आप कॉमनसेलिज्म कहते हैं। और कॉमनसेलिज्म को हिंदी में आई थिंक सहकारिता नहीं सहभोजिता कहते होंगे, तो ये सहभोजिता चला जाएगा। ठीक है, कॉमनसेलिज्म आई डोंट नो ये सहभोजिता एक सहकारिता है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को भी, खुद को, मेरे को इंग्लिश में पता है। इंग्लिश में इसका आंसर कॉमनसेलिज्म, आप देख लीजिए कॉमनसेलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, वो इसका आंसर चला जाएगा। तीसरा है, सहेली नामक गर्भ निरोधक की खोज किसने की? CDRI, CSIR, DBT और NP, पता नहीं क्या दे रहा है। इसका आंसर है CDRI। चैप्टर नंबर 4 के अंदर दे रखा है ये CDRI। लखनऊ ने इसकी खोज की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो उसमें सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज की थी। अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद है रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें मनुष्य में निषेचन में संपन्न होता है। किस में संपन्न होता है दिया जाता है, तो यह कहाँ होता है, एम्पुला में। तो फीमेल की जो एम्पुला होता है, उस एम्पुला के अंदर एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन होता है, वहाँ पर एग्जैक्ट निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जो प्रजनन किया जाता है उसको अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग कहा जाएगा, ठीक है। और पुनर्योजित डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित प्रथम हार्मोन इंसुलिन है। प्रथम हार्मोन जो पुनर्योजित डीएनए तकनीक से बनाया गया था उसका नाम था इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है पहली बार जो है एलिलिन नाम की कंपनी ने इसको बनाया था तो इसको ह्यूमुलिन नाम दिया था, और इसका नाम ह्यूमुलिन होता है, प्रथम हार्मोन इंसुलिन, ठीक है, जिसको ह्यूमुलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इंसुलिन आंसर दिया जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किस कवक से किया जाता है, तो इसका उत्पादन कवक या माइक्रोस्पोरम नाम की एक माइक्रोस्पोरम ही होती है, माइक्रोस्पोरम फंगस होती है शायद, उससे इसका उत्पादन किया जाता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसका वक्त का नाम है। फिर है अगला, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखो ये चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर, वहाँ का क्वेश्चन है। तो जब आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन से विषाणु ग्रसित पादप से भी आप विषाणु मुक्त पादप तैयार कर सकते हैं। तो ये एम्स में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एक बार कि विषाणु मुक्त पादप जो है या फिर आप कह लीजिए वायरस फ्री प्लांट जो है इस टेक्निक से बनाते हैं, तो इसमें ऐसा क्या लॉजिक रहता है, क्यों होता है ऐसा। तो इसका रीजन होता है कि ये जो पादप होता है ना, आप टिश्यू कल्चर से बनाते हैं, इसमें ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। पहला रीजन तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, दूसरी की ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। तो सेल का जो डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होता है, वो ज़्यादा हो रहा है, और सेल का डिवीजन वायरस की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाता है। इस वजह से वायरस उतना ग्रो नहीं कर पाता, इतनी सेल ग्रो कर जाती है। इस वजह से जो है वायरस मुक्त पादप तैयार किए जाते हैं, ठीक है। पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखे, तो एनसीईआरटी में एक ही एंजाइम का नाम दे रखा है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो एंजाइम है टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से हमको मिलता है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। ये एनसीईआरटी में नाम दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम, जैसे पफ्लू एंजाइम भी, पफ्लू पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके नाम एनसीईआरटी में, आपके सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही नाम है, थर्मस एक्वाटिकस से मिलने वाला टेक डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, पीसीआर में तकनीक में प्रयुक्त तो एंजाइम का नाम। अगला है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त एंजाइम का नाम लिखो जिसका प्रयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेस की टेबलेट्स वगैरह बनती है। फिर बाद में इनको क्लोट बस्टर के रूप में लिया जाता है कि ब्लड की कहीं वेसल्स होती है जहाँ पर ब्लॉकेज बन जाता है, तो इन एंजाइम को लिया जाता है, जिससे वो क्लोट बस्टर का काम करता है। और जो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो रोगी होते हैं उन अग्रिम रोगियों को ये दिया जाता है। तो इसका आंसर ये चला जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से कौन सा मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम मिलता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम हो गया। श्वसन मूल किन पादपों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन जो है श्वसन मूल का एक्चुअल में ये 11 का सुबह का जो शाम के टाइम में जो पेपर हुआ था उस पेपर में था, ये 11 का क्वेश्चन है। 12th में भी डाल दिया इसको, 11 में भी सेम क्वेश्चन 11 में भी डाल रखा है। तो श्वसन मूल किन पादपों में पाई जाती है, श्वसन मूल जो होती है इस श्वसन मूल को अपन कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स जो होती है, आपने देखा होगा सुंदरवन जैसे इलाके होते हैं, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन में से बाहर निकली रहती है, क्योंकि वहाँ पर दलदल इतना है कि जमीन के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो जड़ें ऑक्सीजन के लिए फिर बाहर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेती है, तो जमीन में से जड़ें बाहर निकल जाती है। इस टाइप की जड़ों को आप श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और ये राइजोफोरेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो राइजोफोरेसी कुल के पादपों में मिल जाएगी, आधे नंबर में ये लिखेंगे आपके, राइजोफोरेसी कुल के पादपों में देखी जाएगी ये श्वसन मूल। बाकी राइजोफोरेसी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे राइजोफोरा और आपका सोनेरेशिया, इनके अंदर देखने को मिलती है। श्वसन जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं, तो जैव का मतलब इसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ये क्या होता है, बायो का मतलब जैव यानी कि भू बोले तो जैव या मतलब जिसमें ना माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल है। भू का मतलब हो जाएगा आपका बायो जियो का मतलब ज़मीन धरती, और रासायनिक का मतलब हो जाएगा केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल जो ज़मीन से एनिमल प्लांट माइक्रोब्स में जाते हैं, इनकी डेथ होने के बाद वापस जमीन में आते हुए इनका साइकिल चलता था, इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होते हैं, हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर, ये बॉडी कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, अंदर की साइड में क्यों नहीं होते। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म निर्माण होता है। जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म को बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म हजारों लाखों की संख्या में स्पर्म बन रहे हैं, तो वहाँ पर उनको टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होता है। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रखने के लिए जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के आपके बॉडी कैविटी के बाहर होते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाता है, और इतनी कम टेम्परेचर पर भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। उस टाइम पर अभी वापस से
बॉडी के अंदर तो आ नहीं सकते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्रेमास्टर मसल्स जो होती है इनको कॉन्ट्रैक्ट करके इनको वापस ऊपर लेकर के आ जाती है और बॉडी के अटैच कर देती है, जिससे कि हीट बॉडी से लग सके। तो टेस्टिस जो होते हैं जनरली बॉडी से बाहर होते हैं, गर्मियों में थोड़े ज़्यादा दूर रहते हैं और सर्दियों में वापस बॉडी के अटैचमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पानी के अंदर कितना वेस्ट मटेरियल है जिसकी वजह से पानी प्रदूषित है, उसका एक तरह से मापने का तरीका होता है बीओडी। ओके, इसको आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ते हैं और हम लोग इसको इकोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, और हम डिटेल से इकोलॉजी में पढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 10 में तो नाम भी नहीं लेते इसका, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है। अब अगले आते हैं ऐसे लघुतरात्मक प्रश्न है, 50 शब्दों में आंसर लिखना है। तो अंड प्रजक की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों के शिशु की उत्तरजीविता के सुअवसर क्यों बढ़ जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो अंड प्रजक होते हैं, मतलब एक तो होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस, जो अंडे देता है जो बच्चे देता है। तो जो बच्चे दे रहा है उसके प्राणियों के, उसके बच्चों के जिंदा रहने के सुअवसर जो अंडे दे रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि जो ओविपेरस होते हैं उनकी तुलना में जो विविपेरस है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, मोर एडवांस है। तो आप खुद ही देखिए, जैसे मान लीजिए किसी चिड़िया वगैरह ने अंडा दिया और वो अंडा देकर कहीं बाहर चले गई, घोंसले में अंडा रख के चली गई, दूसरा कोई उस अंडों को खा गया, तो बताइए उसके तो बच्चे खत्म हो गए। तो जो भी अंडे देते हैं कहीं ना कहीं उनके अंडों का शिकार हो जाता है, इस वजह से उनके संततियों की जो उत्तरजीविता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो सजीव प्रजक होते हैं, यानी कि जो बच्चे देने वाले थे, जरायुज होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने शरीर के अंदर रखते हैं। तो एक जो पेरेंटल केयर जो उनको मिल रही है वो उनकी बॉडी के इनसाइड मिल रही है। तो किसी शिकारी द्वारा शिकार किया जाना तो संभव ही नहीं है इस वजह से, और उसके बाद भी इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा टाइम तक की जाती है। इस वजह से अपन कह सकते हैं मोर एडवांस होते हैं, मोर इनमें ज़्यादा क्या होता है, केयरिंग वगैरह ज़्यादा होती है, इस वजह से इनके उत्तरजीविता ज़्यादा बढ़ जाती है। समजात तथा तुल्य रूपी अंगों की का में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात और समवर्ती कहते हैं बेसिक रूपी, बेसिकली इनको हिंदी थोड़ी ज़्यादा ही बना के देते हैं तुल्य रूपी, इंग्लिश में तो होमोलोगस और एनालोगस। तो होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम हो लेकिन उनका फंक्शंस डिफरेंट हो, उनको आप होमोलोगस कहेंगे। यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन आप उनका कार्य देखेंगे, कार्य भिन्न भिन्न, उनको समझात कहेंगे। लेकिन एनालोगस क्या है, जिनका काम तो सेम हो, फंक्शन सेम, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट हो, इनको आप क्या कहेंगे, एनालोगस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक तितली है, तो तितली के पंख होते हैं, तितली का काम क्या होता है, उड़ना। उसके तितली के पंखों का काम क्या, उड़ना। इस तरह से कबूतर है, कबूतर भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। चमगादड़ भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो चमगादड़ के पंख, कबूतर के पंख, तितली के पंख, तीनों के पंखों का काम क्या है, उड़ना। लेकिन आप देखिए, चमगादड़ क्या है, एक मैमल है, एक स्तनधारी है। कबूतर क्या है, एक बर्ड है। और तितली क्या है, एक इंसेक्ट है। अर्थोपोड्स में आ गए। तो अर्थोपोड, मैमल और बर्ड तीनों अलग अलग कैटेगरी के, तो इनकी उत्पत्ति अलग है, लेकिन तीनों के पंखों का काम क्या, उड़ना। तो उत्पत्ति अलग अलग और कार्य एक ही है, तो फिर ये क्या हो गया, एनालोगस हो गया। इस तरह से होमोलोगस में देखिए जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे वो होमोलोगस हो जाएंगे। तो होमोलोगस जो है इनमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक व्हेल है या फिर मान लीजिए एक चीता है और एक इंसान है। तो चीता के जो आगे के अग्रपाद होंगे और इंसान के अग्रपाद देखिए, सब में ह्यूमस, रेडियो, अल्ना वगैरह सब कुछ हड्डियाँ लगभग सेम मिलती है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि इनके कार्य अलग अलग है। आप देखिए हमारे अगले हाथ जो होते हैं अलग अलग कामों को करने में काम आते हैं। पक्षी जो चमगादड़ है, चमगादड़ के अंदर ये उड़ने के काम आते हैं, है ना। चमगादड़ एक में स्तनधारी है। इसी तरह से आप देखिए चीता के अंदर ये शिकार वगैरह करने में, दौड़ने में, इनमें काम आते हैं। तो इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन इनका कार्य अलग अलग। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य अलग अलग, वो क्या कहलाएंगे, समजात अंग कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये 5वां था। छठा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीत पिंड निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो खत्म हो जाएगा तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, कार्पस ल्यूटियम जो होता है, कार्पस ल्यूटियम रहेगा तभी एम्ब्रियो या प्रेगनेंसी बनी रह पाएगी। कार्पस ल्यूटियम जो होता है इसी से आगे जाकर प्रोजेक्शन वगैरह निकलना होता है थोड़े टाइम तक। तो कार्पस ल्यूटियम ही डैमेज हो गया तो एम्ब्रियो पर यानी भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भ्रूण भी नष्ट हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 नंबर में तो ये लिखना जाएगा। लिंग सरंग रोग क्या होते हैं, किसी एक रोग को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन है। तो देखो, लिंग सरंग, लिंग का मतलब ऐसे रोग जिनके रोगों के जो गुणसूत्र, जिनके जो जीन होते हैं वो X या Y गुणसूत्रों पर हो, उनको लिंग संलग्न गुणसूत्र कहते हैं। तो ये लिंग संलग्न रोग जो होते हैं वापिस 2-3 तरह के हो जाते हैं, जैसे X लिंग संलग्न, Y लिंग संलग्न और XY लिंग संलग्न। जैसे X तो इनके जीन केवल X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे पाए जाएंगे, जैसे कि आप देखिए रतौंधी, आप देखिए वर्णांता, आप देखिए हीमोफीलिया, इनके जीन होते हैं तो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फीमेल्स के अंदर फीमेल कैरियर हो जाती है और मेल में जब भी चला जाएगा तो मेल इसका डायरेक्टली रोगी हो जाता है। इस तरह से मेल के अंदर आप देखिए हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर पिन्ना, और आप देखिए क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस ईयर पिन्ना हो गया, एक TDF टेस्टेड डिटरमिनिंग फैक्टर वगैरह, ये जीन जो होते हैं ये वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर होते हैं, तो ये केवल मेल में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से तीसरा जो है
आप एक्स वाई लिंक में देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन देखने को मिला, जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटेशन वगैरह हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है एक्स और वाई दोनों यानी कि मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगी। तीनों सभी में बताया सारी कैटेगरी के लिंक संलग्न है। इनका किसी एक रोग को संक्षिप्त में वर्णन करो तो आप कर दीजिए वर्णनता वगैरह जो कॉमन एनसीईआरटी में दे रखे हीमोफीलिया में से, जिसको इच्छा वो डिस्क्राइब कर दीजिए। डीएनए आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, कारण से स्पष्ट करो। देखो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकी होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो पहली चीज़ ये कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, संपूरक पूरक जो भी आप हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। आरएनए में ऐसा नहीं होता। तो जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन में आरएनए में पहले हो जाएगा, डीएनए में म्यूटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डीएनए में जैसे ही मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड टूटा तो उसके पहले जो भी होगा ना वो दूसरा वापस सेट होकर के डीएनए की रिपेयरिंग कर लेगा। तो डीएनए में रिपेयरिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए में ऐसी रिपेयरिंग जल्दी से हो नहीं पाती। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए की तुलना में डीएनए की तुलना में जो है आरएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन वगैरह जल्दी होता है। आप देखिए जो भी जितने भी वायरस होते हैं इनमें ज़्यादा जल्दी म्यूटेशन होता रहता है, इसलिए हम इनके वायरस के लिए कोई एंटीडोट ढूंढ नहीं पाते, है ना। तो डीएनए में इतना जल्दी म्यूटेशन नहीं होता। तो आनुवंशिक सूचनाओं को अगर संग्रहित करना, स्टोर करना है तो फिर डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। लेकिन सूचनाओं को लेकर के जाना है तो फिर आरएनए मैसेंजर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर में पूछा है बिग बैंग सिद्धांत क्या, ये एबी लेमैत्र वाली जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी वही वाली है, चैप्टर नंबर 7 में आती है। तो सबसे पहले क्या था कि कणों में एक महाविस्फोट हुआ था, सोलर न्यूबुला जिसको कहा, के बाद में महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद अलग अलग गैलेक्सीज बनी, उनका ब्रेकडाउन हुआ, स्टार्स बने, आकाशगंगाएं बनी। ये सारी जो प्रोसेस है बिग बैंग थ्योरी है। और एक नंबर में पूछिए तो 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स अस्तित्व में आया, फिर कितने 4.5 बिलियन ईयर्स एगो आपकी अर्थ अस्तित्व में आई, वही सारा इसमें लिखना होता है, ठीक है। एक नंबर में इतने लिखेंगे। हाँ दिया कितना था बिग बैंग थ्योरी, तो एबी लेमैत्र नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताइए। सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ होती है, कोजेनाइटल होती है, जन्म के साथ ही होती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के साथ नहीं होती, जन्म के बाद हम इस इम्यूनिटी को उपार्जित करते हैं, जन्म के बाद हमारे अंदर ये इम्यूनिटी आती है। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन आती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें थर्ड डिफेंस लाइन आती है। फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन का मतलब है फर्स्ट डिफेंस लाइन में हमारी स्किन आती है और सेकंड डिफेंस लाइन के अंदर हमारे फेगोसाइटिक सेल्स वगैरह आती है। तो ये सारे में जन्म से मिलती है, तो इन्नेट इम्यूनिटी में शामिल हो गया। लेकिन जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके अंदर आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन शामिल होता है। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो आपके जन्म के बाद ही एंटीबॉडी बनेगी, जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में चला जाएगा। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर के लिए काफ़ी है। जैव प्रबलीकरण बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, चैप्टर नंबर 9 से है बेटा, बायोफोर्टिफिकेशन आप पढ़िएगा, जैव प्रबलीकरण। उसके बाद चैप्टर 12वां क्वेश्चन PBR 322 प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाइए। तो चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका चित्र दिया हुआ था, आप आराम से बना लीजिए। एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, PBR 322। तो ये एक प्लाज्मिड था जिसको बॉलीवुड रेड्यूज ने बनाया था। ऐसा बताते हैं कि 321 प्रयास तक वो सफल नहीं हुए थे, 322वें प्रयास में सफल हुए, तो वही नंबर इसके पीछे PBR 322 लिख दिया गया। काफ़ी कुछ जानकारी है इसके बारे में रोचक। और इसके बाद PUC 18 PUC 19 भी हमारे को पढ़ना होता है, जो NCERT में तो नहीं है, लेकिन हम नीट वाले सिलेबस में इसको कंप्लीट कराते हैं। तो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे क्या होता है PBR वगैरह। BT पादप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो BT पादप यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये शायद चैप्टर नंबर 9 से दिया है। चैप्टर नंबर 9 में इसकी जानकारी है, चैप्टर नंबर 10 में जानकारी और चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी इसकी जानकारी है। और हमारे मेनली BT कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं बोर्ड के अंदर। तो बेसिलस थुरेंजिसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका जीन इसके अंदर डाला जाता है प्लांट के अंदर, और इस प्लांट को फिर बाद में BT प्लांट या BT कॉटन अपन कहेंगे। और इसके बारे में डिटेल चर्चा हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर करेंगे। 9वें में आएगा, 10वें में आएगा और 12वें में आएगा, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को सचित्र समझाइए। देखो पारितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसमें ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। ये हमारे सूरज से हमको सनलाइट मिल रही है, तो ये क्या है, सोलर एनर्जी प्लांट के अंदर जाती है। प्लांट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी केमिकल एनर्जी में। तो इसने सोलर एनर्जी ली, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब कोई आएगा हर्बीवोर वगैरह यानी कि शाकाहारी, तो उसको खा जाएगा। प्लांट को खा के मान लीजिए खरगोश या रेबिट खा गया, तो इसकी एनर्जी रेबिट के पास पहुंच गई। अब रेबिट को मान लीजिए वुल्फ या लोमड़ी ने खा लिया, तो रेबिट की एनर्जी वुल्फ के पास पहुंच गई। वो वुल्फ को शेर ने खा लिया, लोयन ने खा लिया, तो उसकी एनर्जी लोयन के पास चली गई। तो ये ऊर्जा प्रवाह है। अब इसको आप चित्र का मतलब ये नहीं कि आप चित्र बनाएंगे, आप चित्र मतलब इसमें प्लांट, फिर रेबिट, फिर वोल्फ, फिर लोयन, फिर T1 T2 T3 T4 इनका ट्रॉफिक लेवल लिखेंगे। फिर प्लांट के नीचे लिखेंगे ये ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर या उत्पादक है। फिर आप रेबिट के नीचे लिखेंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसा वर्णन करना है। फिर बताना कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये एक दिशी होता है, मतलब शेर से ऊर्जा वापस वुल्फ में नहीं आ सकती, वुल्फ से शेर में ही जा सकती है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। साथ के साथ ये भी बताना कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ऊर्जा दक्षांश नियम की पालना करता है। तो 100% ऊर्जा कभी ट्रांसफर नहीं होती है, 90% तो लॉस हो जाती है और 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है, ठीक है। एक नंबर में तो काफ़ी कुछ है।
आगे स है जिसमें दीर्घ उत्तरीय 100 शब्द सीमा के अंदर लिखना है। सप्रभाविता किसे कहते हैं? तो को डोमिनेंस के बारे में क्वेश्चन है। मान लीजिए कि जो दोनों पेरेंट्स के आपको एलील मिले हैं, दोनों एलील अपना समान रूप से प्रभाव दिखाए, तो इसको आप को डोमिनेंस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो होता है AB ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन के अंदर जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये को डोमिनेंस है। एक्चुअल में क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहता है, वो बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस दिखाता है, ये गलत शब्द हो गया। ABO ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस कहाँ से दिखा रहा है? ABO ब्लड ग्रुप तो बता रहा है कि ह्यूमन के अंदर AB और O ब्लड ग्रुप होता है, ये जानकारी दे रहा है। अब आप देखिए किसी के अंदर ब्लड ग्रुप A होता है, तो इसका मतलब इसके एक पेरेंट से इसको IgA मिला है और दूसरे पेरेंट से इसको IgO या फिर IgA, दोनों में से कुछ भी मिला है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ब्लड ग्रुप A। अब मान लीजिए B ब्लड ग्रुप है, तो एक पेरेंट से एक पेरेंट से IB मिला है और दूसरे पेरेंट से IO या IB मिला है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? B। इसी तरह से एक पेरेंट से IA मिला, एक पेरेंट से IB मिला, तो IB, ये कौन सा हो गया? AB। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट IA और IB का दोनों का एक साथ इफेक्ट नजर आ रहा है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। तो AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है और आपको लिखने सारे ही पड़ेंगे इसमें। इसके बाद भ्रूणकोश किसे कहते हैं? तो भ्रूणकोश जो होता है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का सचित्र वर्णन करो। भ्रूणकोश क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर एम्ब्रियो सेक की बात कर रहा है। बेसिकली मैं हिंदी के टर्मोलॉजी में थोड़ा और रहता तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर बीच में जो होती है सेंट्रल सेल्स होती है और नीचे की साइड में आप देखिए एक सेल और 2 सिनर्जिक सेल होती है, अपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल्स होती है। तो ये पूरा जो है इसको आप एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक में पॉलीगोनम प्रकार के एम्ब्रियो सेक की बात करें। एक्चुअली में यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पॉलीगोनम प्रकार के आप बीजांड की व्याख्या कीजिए। भ्रूणकोश की जब बीजांड का सचित्र वर्णन होना चाहिए। पॉलीगोनम जो होता है इसमें ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है और ये जो होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है और सबसे आप कह सकते हैं आदिम प्रिमिटिव होता है, सबसे पहले आने वाला है। और इसमें चेलेजा, हाइलम वगैरह सभी माइक्रोफाइल एक ही लाइन में होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव है। और ये जिम्नोस्पर्म में भी यही पाया जाता है, पॉलीगोनम टाइप वाला। और पॉलीगोनम जो कि एंजियोस्पर्म, उसके अंदर भी यही पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी कुछ लिखने लायक है। चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर इसको अच्छे समझेंगे। अब मैं बोल के तो चित्र कैसे समझाऊं, लेकिन चित्र बनाते हैं तो चित्र से अच्छा समझ में आ जाता है। पुनर्योजी डीएनए किसे कहते हैं? तो नॉर्मल कोई डीएनए होता है, उसके अंदर हम हमारा डिजायर्ड या फिर हमारा वांछित डीएनए किसी डीएनए में जोड़ दें तो इसको आप पुनर्योजित डीएनए या पुनर्योजित डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और फिर कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वर्णन कीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें डीएनए के टुकड़ों का सेपरेशन किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड होता है, कैथोड होता है और इसमें आप एंजाइम्स डालते हैं। उसके बाद डीएनए नेगेटिव होता है तो एनोड की तरफ आकर्षित होता है, जितना दूर जाएगा उतना छोटा डीएनए का पार्टिकल होगा और एक चित्र वगैरह बनाना होता है। ऐसा आप लिखेंगे, प्रॉपर तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद निबंधात्मक है। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग समझाइए। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाया। तो देखिए आपने सुना होगा ह्यूमन के अंदर 2 मीटर लंबा, हमारी एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए, एक सेल के अंदर। तो अगर एक सेल का डीएनए ही 2 मीटर लंबा है तो आप सोचिए कि हमारी छोटी सेल में इतना लंबा डीएनए कैसे है। तो एक्चुअल में डीएनए को पैक करके रखा जाता है, तो इसको डीएनए की पैकिंग कहते हैं। डीएनए की पैकिंग में न्यूक्लियोसोम वगैरह बनते हैं। तो इसमें क्या कुछ प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होती है। जैसे कि एक होती है H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन है। अब इसकी 2 यूनिट आ जाएगी तो ऑक्टोमर बन जाएगा, जिसको हिस्टोन ऑक्टोमर कहेंगे। इसके ऊपर डीएनए जो होगा उसका कोइलिंग होगी, वो लिपटेगा। डीएनए लिपटने के बाद वापस एक लिंकर डीएनए H1 आकर लिंकर H1 आकर के प्रोटीन जुड़ेगी, हिस्टोन प्रोटीन H1 आकर जुड़ेगी। इस डीएनए को आप लिंकर डीएनए कहेंगे। फिर अगले पे जाएगा तो एक न्यूक्लियोसोम हो गया। ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम जुड़ते जाएंगे आपस में, सोलेनॉइड वगैरह बनती जाएगी, क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर देन क्रोमोसोम बनेगा। इस तरह से एक जटिल संरचना बनेगी जिसको आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। डीएनए पैकेजिंग जो मैं बोला हूँ, न्यूक्लियोसोम का नामांकित। न्यूक्लियोसोम में वही एनसीईआरटी में जो एक डायग्राम दिया हुआ हरा सा गोल गोल ऑक्टेट बना रखा ना, ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, उस वाले का डायग्राम वाला बना था। डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? तो जो डीएनए होता है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होती है, डीएनए की फोटोकॉपी होती है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अब ये वाला स्ट्रैंड अपने सामने एक नया स्ट्रैंड बना लेगा और ये वाला अपने सामने एक नया स्ट्रैंड बना लेगा। तो इस नए डीएनए में आधा तो पैतृक है, पेरेंटल है, और आधा नया है। तो ये बोलेंगे डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव, अर्धसंरक्षित, आधा पुराना आधा नया, इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। अर्धसंरक्षित प्रकृति से आप क्या समझते हैं? देखो इसको पहले साइंटिस्ट को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करके दिखाया था। जैसे कि आप एक साइंटिस्ट है ना, टेलर का एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ते, तो उसमें उसने भी इसको प्रूव करके दिखाया था, है ना। एक टेलर के एक्सपेरिमेंट, एक और साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उसका, नाम दिमाग में नहीं आ रहा, उन्होंने भी इसको प्रूव किया था। भारी नाइट्रोजन का प्रयोग में लिया था, क्या बोलते हैं, मैथियस, दिमाग में नहीं आ रहा, उनका नाम क्लिक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। उन्होंने नाइट्रोजन 15 का प्रयोग किया था और उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रोटेट किया था
आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। तो एक हल्का वाला नीचे ऊपर, हाइब्रिड ऊपर, और फिर भारी वाला ऊपर, सॉरी भारी वाला नीचे, हाइब्रिड बीच में और हल्का ऊपर, इस तरह से 3 लेयर्स बन गई थी। और ऐसे करके उन्होंने डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझाया था, ठीक है। और दूसरा एक टेलर का एक्सपेरिमेंट था विषय फाबा के ऊपर, उसमें भी फाबा बीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसको समझाया था। प्रतिकृति का सचित्र वर्णन करना, तो वो वर्णन वही करना जो एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है। इस तरह से टूट के डीएनए के 2 बनते हैं, फिर एक पुराना एक नया, ऐसे। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब भी कोई मान लीजिए प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या कोई जो भी मर गए, माइक्रोब्स हो गए, खुद ही मर गए मान लीजिए, तो इनका डिकम्पोजिशन किया जाएगा, इनकी बॉडी को खत्म किया जाएगा। तो इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए कुछ माइक्रोब्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, उनको खत्म करते हैं, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैसे करते हैं? तो ये पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले मान लीजिए कोई पत्ती गिरी या कोई एनिमल मरा जो भी है, तो उसके ऊपर कुछ डेट्राइटिव वोर्स आते हैं जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, जैसे मान लीजिए पत्ती गिरी तो अर्थवॉर्म आ गया, केंचू आ गया, केंचू ने इस पत्ती को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये डेट्राइटिव वोर्स ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। अब आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको लीटर तोड़ने के बाद इसको आप डफ कहेंगे, है ना, लीटर कहेंगे, सॉरी। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर इसका कैटाबोलिज्म होगा, इसको छोटे छोटे और टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, देन ह्यूमस वगैरह बन जाएगी। फिर माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स को तोड़ेंगे बढ़िया से, और ह्यूमस और इनऑर्गेनिक क्या बोलते हैं आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह अलग हो जाएंगे। इस तरह से पूरी एक प्रोसेस है, डायग्रामेटिक भी है, इसका तरीका एनसीईआरटी में दे रखा है। तो वो है कि पूरा अपघटन का प्रक्रिया हो जाएगा। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का वर्णन कीजिए। तो एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया है, एक पेड़ है, पेड़ से पत्ती गिर रही, पत्ती को केंचुआ खा रहा है, फिर उस केंचुए वापस उस टूटी हुई पत्ती को फंगस लग रही है, फंगस के मरने के बाद वापस को केंचुआ खा रहा है, ऐसे एक साइकिल दी हुई पूरी। तो वो साइकिल ही यहाँ पे बनानी थी, सचित्र चित्र भी बनाना था। अथवा में एक और क्वेश्चन है, पोषक चक्र क्या है? भूमंडल पोषक चक्र जो होता है, इसको मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल साइकिल कहता है। तो पोषक चक्र क्या होता है कि जो खनिज होते हैं ये जीवों के अंदर, मान लीजिए किसी प्लांट में खनिज आ गए, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल के अंदर आ गए, प्लांट या एनिमल दोनों में वापस जमीन में चले गए, तो खनिजों का जमीन में और प्राणियों में आना जाना पोषक चक्र कहलाता है। और कार्बन के अंदर भूमंडल में कार्बन चक्र को समझाइए तो भूमंडल के अंदर जो कार्बन होती है मान लीजिए, तो मात्र 1% ही गैसों के रूप में, CO2 वगैरह के रूप में, बाकी 71% कार्बन जो है वो कार्बोनेट के रूप में ओशंस के अंदर होती है। तो ज़्यादातर कार्बन तो ओशंस के अंदर है। तो लेकिन आपको पूछा जाए कार्बन चक्र के लिए जो भंडार है वो कहाँ है, तो आपको बताना वायुमंडल। वायुमंडल में CO2 जो है गैस मौजूद है, और यही हमारे कार्बन चक्र का भंडार माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब पेड़ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो सनलाइट आती है, सनलाइट से ये इकट्ठा करके फोटोसिंथेसिस करता है। तो एक साल के अंदर पूरी दुनिया में जितने प्लांट होते हैं 4 × 10⁻13 4 क्यों कर रहा हूँ मैं, 4 × 10⁻13 इतना केजी कार्बन को स्थिरीकरण या फिर आप कह दीजिए फिक्स करती है, इतना केजी कार्बन को फिक्स करती है ना। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए हवा में CO2 ली और प्लांट ने उसका ग्लूकोज बना दिया, तो ग्लूकोज के रूप में कार्बन संचित हो गया। अब मान लीजिए एनिमल इसको खा रहा है, तो एनिमल के अंदर वापस वो कार्बन जा रहा है। अब एनिमल और प्लांट दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 बाहर निकलती है, वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। मान लीजिए एनिमल प्लांट दोनों मिल गए, तो दोनों का ह्यूमस वगैरह डेट्राइटस बना, उससे ह्यूमस बन गया, वापस से कार्बन का साइकिल वगैरह ऐसे चलेगा। मान लीजिए आप डोलोमाइट वगैरह, पेट्रोलियम कुछ भी जला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आप जीवाश्मों का दहन कर रहे हैं, तो इससे भी कार्बन CO2 के रूप में वापस एनवायरमेंट में जा रहा है। इस तरह से मान लीजिए कि CO2 वायु के अंदर मौजूद है, पानी के साथ रिएक्शन कर ली इसने और बन गया H2CO3, और ये बरसात हुई और ये नदियों, झरनों, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में आ गया, तो H2CO3 बना। H2CO3 कार्बनिक एसिड बना, वापस H+ और HCO3- में टूट जाएगा। HCO3- फर्दर आपके जो है ना कोरल्स के अंदर चला जाएगा। कोरल मर गए तो उनके मरने से कोरल रीफ बन जाएगी, और सालों साल ये कोरल रीफ जमा होती जाएगी। तो यहाँ पे कैल्केरियस सेडिमेंट बन जाएगा, है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट रिच होता है। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेस, स्मॉल फिश, लार्ज फिश सारे होते हैं, ये सारे एक दूसरे खा रहे हैं। तो इन सब के रेस्पिरेशन होने से भी जो CO2 निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, और इन सब के मरने के बाद ये समुद्र के अंदर जमा हो जाते हैं। तो इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो भी वहीं पर जमा हो रहा है। ये पूरा कार्बन चक्र है जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम देता है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। और ये आपका पेपर था 19 क्वेश्चन ही है मात्र। थैंक यू।